आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे सियासत की बड़ी खबर, साथ ही यह भी दिखाएंगे कि कहां ऐसा दिलचस्प नजारा देखने को मिला जिससे देखकर आप चौंक जाएंगे। साथ ही यह भी समझ आएगा कि आखिर प्यारे मियां का हुआ क्या। तो चलिए समझते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। थमेगा सैबोटेज, रडार पर प्यारे, सीने में गाड़ दो हेडपंप, जान की लगाई कीमत, शव से अमान बीता। तो मध्य प्रदेश में आज सियासत की बड़ी खबर, और खबर यह है कि 16 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अब एक बार फिर गंभीरता दिख रही है, खासकर चंबल ग्वालियर में। एमपी में आगामी दिनों में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। सिंधिया समर्थकों के आने के बाद चंबल के रण का गणित बिगड़ चुका है, क्योंकि कल जो एक दूसरे के सियासी दुश्मन हुआ करते थे वो आज कमल निशान वाली पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में नाराजगी भी सामने आ रही। सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी ने ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल की शुरुआत की है, जिसके जरिए नाराज चल रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के चुनावी रण के लिए मनाया जाएगा। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर बीजेपी राष्ट्रीय स्तर के नेता को जिम्मेदारी देगी। वहीं इस ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल के रणनीतिकार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा होंगे और उस काम में उनका साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा देंगे। भोपाल बीजेपी का ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल, तो आप देखिए कि समझ आ रहा। और निश्चित रूप से प्रभात झा और किस तरह के शुरुआत में बयान आए थे, लेकिन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कॉर्डर बेस पार्टी है और यहां उसी को जिम्मेदारी दी जाती है जिनसे आगे चलकर शायद कुछ शंका पैदा हो जाए। संदीप मेरे साथ जुड़े, संदीप मिश्रा। संदीप, क्या कहेंगे? ये जो डैमेज कंट्रोल की शुरुआत की है और कहते हैं कि जिम्मेदारी उनको दे दीजिए जहां डर है, तो क्या इसीलिए जिम्मेदारी अब हम देख रहे हैं कि प्रभात झा साहब के पास होगी? बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी रणनीति तैयार की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लगातार रह करके भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी जो है, अंतर्कलह है, वो कहीं न कहीं सतह पर आती जा रही थी और वही अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान तक पहुंच चुकी है नाराजगी, जिसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्तर के नेता को ही यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा अब 19 जुलाई से ग्वालियर चंबल की उन 16 सीटों पर जाएंगे जहां पर उपचुनाव होना है। लगातार शिकायतें आ रही थी कि इन सीटों पर कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक के आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता, उनमें कहीं न कहीं नाराजगी थी और वो नाराजगी लगातार भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी देखने को मिल रही थी। लगातार डैमेज कंट्रोल के प्रयास किए गए, लेकिन कहीं न कहीं वो डैमेज कंट्रोल जिस स्तर पर चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं दिखा और वो कहीं न कहीं विवाद, यहाँ पर विरोध लगातार देखने को मिलते रहे। इसलिए यहां पर अब बड़े स्तर के नेता को उतारा गया है। 19 तारीख से प्रभात झा इन सभी 16 सीटों पर जाएंगे और कार्यकर्ताओं के घर में वो बात करेंगे, कार्यकर्ताओं के घर में बैठेंगे, खाना खाएंगे और जो नाराजगी है, कहते हैं कि थाली के माध्यम से, पेट के माध्यम से नाराजगी काफी हद तक दूर होती है। तो यहां पर अब प्रभात झा खुद नेताओं के घर में जाके खाने पे बैठेंगे और फिर उस दौरान उनके जो नाराजगी का कारण है वो पूछेंगे और नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर यहां पर कोई भी उनको दिक्कत होती है तो फिर उसके लिए बैक सपोर्ट रखा गया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, क्योंकि उस क्षेत्र से बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं, पार्टी के संकट मोचक भी माने जाते हैं। इसलिए 2 बड़े नेताओं को यहां पर हायर कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से उपचुनाव को में यहां भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत ना हो। जी, तो क्या ये मानकर चल रही बीजेपी की यहां डैमेज कंट्रोल करना होगा? क्योंकि ये तो नजर आ रहा है कि मजबूती है बीजेपी के पास, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग पिछली दफा चुनाव लड़े थे अब वही भारतीय जनता पार्टी के से चुनाव लड़ेंगे। तो 2 चीजें हैं, एक तो वो कि जिनको चुनाव लड़ना है वो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है। दूसरा वही कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है बीजेपी के लिए, क्योंकि उतनी सीटें खाली हुई है कांग्रेस की, और कांग्रेस की जितने कार्यकर्ता पहले कांग्रेस के लिए काम करते रहे होंगे, मजबूरन वो अपने नेता के सपोर्ट में बीजेपी के साथ काम करेंगे। अब बिल्कुल देखिए, जैसे कि अगर हम मजबूती की बात करें तो मजबूती तो है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन अगर हम 2018 की बात करें तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अति उत्साहित हुई थी और उसके परिणाम यहां पर भाजपा को
उल्टे भुगतने पड़े। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित नहीं होना चाहती। भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक करके कदम रखना चाहती है। ठीक उसके पास बढ़िया बात है कि उसके पास अच्छे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से जीते हुए उम्मीदवार उसके पास वर्तमान में है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी कार्यकर्ता उनके लिए काम करते यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। जो नाराज हैं उनको कहीं से भी भाजपा छोड़ना नहीं चाहती, सबको साथ में लेकर के चलना चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी का मोटिव है, उसकी जो सोच है, तो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती। लिहाजा किसी भी तरह से परिणाम में दुष्परिणाम में परिवर्तित न हो, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि वो 16 सीटों पर जाएं। जातिगत समीकरण हो या जितने भी समीकरण बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत, वो सारे समीकरण यहाँ पर बैठाए जाए, घर में बैठ करके नाराज नेताओं को मनाया जाए और फिर उन्हें चुनाव मैदान पर उतारा जाए, ताकि जो उपचुनाव होना है तो वो पूरे जोश और खरोश के साथ यहाँ पर भाजपा उम्मीदवार के लिए यहाँ पर प्रचार करते नजर आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका। लेकिन डैमेज कंट्रोल की बात भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, यानी बीजेपी ये समझ रही है कि डैमेज जहां हो रहे हैं उसको कंट्रोल में लाना होगा, कंट्रोल करना होगा। लेकिन कितना कंट्रोल होगा ये तो चुनाव के दौरान ही देखने को मिलेगा। पर अभी ये साफ नजर आ रहा है कि अब बीजेपी पूरी तरह चुनाव को लेकर गंभीर है। जहां वर्चुअल रैली हो रही है, वह वर्चुअल रैली की जरूरत है, वो भी चल रहा है। एक्चुअल रैली की जरूरत जहां होगी वो भी दिखाई दे रहा है। और इस बार तो फिर महाराज शिवराज दोनों मैदान में है, तो जो बैकलॉग हुआ था चंबल से, शायद महाराज के रहते वो भर जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। लेकिन कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे तो भोपाल में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण के आरोपित प्यारे मियां को पुलिस ने श्रीनगर से गिरफ्तार कर भोपाल ले आई है। पुलिस अब भोपाल लेकर जब पहुंची है तो यह कहा जा रहा है कि उसको यहां लाया गया है, उससे पूछताछ होगी। 30,000 रुपए का इनाम उस पर रखा था और प्यारे मियां को 500 एक्ट के तहत कई मामले दर्ज है। वहीं प्यारे मियां के श्रीनगर से गिरफ्तार होने के बाद खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो गया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात को माना है। साथ ही यह भी समझ आ रहा है कि यदि प्यारे मियां श्रीनगर पहुंचा तो किसके कहने पर पहुंचा, किसके साथ वहां रुका था। और श्रीनगर जम्मू की जब बात आती है तो वो दूसरी तरफ जुड़ने लगता है, उसके तार पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यदि प्यारे मियां समय पर नहीं पकड़ा गया होता तो क्या पाकिस्तान पहुंच जाता, और यदि पाकिस्तान पहुंच जाता तो किसके साथ होता, बड़ा सवाल है। और इसीलिए अब आईबी की नजर भी प्यारे मियां पर है। क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने, जरा सुनिए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा गृह मंत्री ने, जरा सुनिए। जिसने पूरे समय उसका फॉलो किया और आप सबके सामने परसों गया और कल पकड़ गया। सर, सेंट्रल इंटेलिजेंस ने गृह विभाग से जानकारी मांगी कि आखिरकार ये श्रीनगर से क्यों पकड़ा गया, कहीं पाकिस्तान से इसका कोई लिंक तो नहीं है इससे? जानकारी मांगी है, जानकारी आ जाएगी तो उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। अभी कहना शायद जल्दबाजी हो जाएगी। चलिए, आकाश जोड़ रहे हमारे ब्यूरो चीफ, आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे अब ये पूरे मसले को लेकर, जिस तरह का ये एक नया स्वरूप इसका दिखाई दे रहा है कि इंटेलिजेंस की नजर भी अब प्यारे मियां पर लग गई है, तो क्या यह माना जाए कि आने वाले दिनों में यौन शोषण का अपने आप में बहुत बड़ा मामला है? यह भी जानकारी बड़ी स्पष्ट है कि प्यारे मियां नाबालिग लड़कियों को लेकर कई दफा विदेश भी गया है। तो विदेश में किसको इस तरफ लेकर जाता था, और जब लड़कियां वहां पहुंचती तो किस किस के संपर्क में आया होगा? इसीलिए क्या आईबी की नजर लग गई? निश्चित रूप से मनोज जी, यही कारण है। एक बड़ा रैकेट हो सकता है, हवाला कारोबारी भी जो है प्यारे मियां हो सकता है। ये तमाम तार जो है यौन शोषण मामले के सामने आने के बाद खुलते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि जिस तरीके से श्रीनगर से कल उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस जो एसआईटी गठित की गई थी, उस टीम के सदस्य कल ही जो है श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। और अब से कुछ देर पहले ही विशेष फ्लाइट से जो है प्यारे मियां को भोपाल पुलिस एसआईटी लेकर जो है भोपाल पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी है, यहाँ से उसका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके से वो जो है श्रीनगर तक पहुंचा और श्रीनगर के बाद क्या वो पाकिस्तान जाने की तैयारी में था। एक बड़ा सवाल बार बार यही उभर के आ रहा है कि प्यारे मियां श्रीनगर क्यों गया, और सीधे तौर पर बॉर्डर के पास से कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस
करने की उसकी जो है एक तरीके से चाल हो सकती थी। और यही कारण है कि इन तमाम बिंदुओं पर अब जो है न सिर्फ भोपाल पुलिस बल्कि इंटेलिजेंस भी जो है अब जांच करेगा। यही कारण है कि आज जिस तरीके से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जो है भोपाल पुलिस यहां पहुंची है, अब उससे जो है पूछताछ की जाएगी। पूरे जिस तरीके से जो मामला दर्ज हुआ है यौन उत्पीड़न का, नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का, इस पूरे मामले में जो है पुलिस इस पूरे मामले की पूछताछ तो करेगी, लेकिन जिस तरीके से कई नामी संपत्तियां जो है प्यारे मियां ने इतने सालों में जो खड़ी की थी, किस तरीके से खड़ी की गई, कितना पैसा कहां से आया, इन तमाम चीजों की जांच भी अब पुलिस करेगी। यही कारण है कि इंटेलिजेंस को भी इस बात का डाउट है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली जो है प्यारे मियां के कनेक्शन हो सकते हैं, हवाला कारोबारी भी हो सकता है, हवाले का पैसा इधर से उधर भी कर सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर ही अब इंटेलिजेंस भी सक्रिय हो गया और है। इसमें सवाल खड़ा होता है आकाश की, यदि ये इतना बड़ा मामला है, लगातार प्यारे मियां इस तरह अंजाम देता रहा, यौन शोषण का आरोप सीधे तौर पर है और लड़कियों का अपना शिकार बनाता रहा, नाबालिग लड़कियों का, तो सवाल यह है कि ये तो लंबे वर्षों से इस तरह का गोरख धंधा चल रहा था, तो वहां के पुलिस महकमे जो संबंधित थाना क्षेत्र होंगे, कितने ऐसे टीआई होंगे, कितने ऐसे पुलिस अफसर होंगे जो इस गंगा में नहाकर निकल गए होंगे, क्या उन पर भी नजर है पुलिस की? निश्चित रूप से उस गंगा में कितने लोग नहाए, इन तमाम चीजों की जांच जो है पुलिस करेगी। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और सख्ती से कार्रवाई हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और इसको लेकर जो है उन्होंने पुलिस से भी तेज गति के साथ इस पूरे मामले में जांच करने के दिशा निर्देश भी पुलिस को दिए हैं। यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर अब कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जो है पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी और उसके तार कहां कहां जुड़े हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ यौन शोषण का नहीं लग रहा, ये मामला उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर जा सकता है। और यही कारण है कि इंटेलिजेंस ने भी इसको लेकर पूरी जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस से मांगी है और मध्य प्रदेश पुलिस भी जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से लिए हुए है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में पूछताछ के बाद, क्योंकि अब कुछ ही देर का समय बचा है मनोज जी, जो मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपी को, इस तरीके की खबरें हैं। और वहां से पुलिस रिमांड पर आरोपी को जो है पुलिस लेगी, 3 से 4 दिन की पुलिस रिमांड आरोपी की मांग सकती है पुलिस, और उसके बाद पूछताछ करेगी। शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें तो यौन शोषण मामले को लेकर पूछताछ होगी, क्योंकि जिस तरीके से 5 नाबालिग बच्चियों के नाम जो निकलकर सामने आया जिनका यौन शोषण आरोपी ने किया है, इसके पहले कितने लोगों को, कितनी नाबालिग बच्चियों को उसने अपनी हवस का शिकार बनाया, इन तमाम चीजों की जो बात है उसको खंगालने का काम जो है पुलिस करेगी। और उसके साथ साथ जो तार जुड़ते हुए इंटरनेशनली नजर आ रहे हैं प्यारे मियां के, उसको लेकर भी जो है पुलिस बारीकी से जांच करेगी। जी मनोज जी। चलिए, धन्यवाद आपका आकाश, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश में अब बड़ी तेजी से प्यारे मियां का नाम सामने आया है। मध्य प्रदेश ही नहीं, अब तो 7 समुंदर पार भी प्यारे मियां प्यारे लग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने दिन तक ये प्यार बांटते रहे, इस पर नजर क्यों नहीं लगी किसी की? कौन है वो जिम्मेदार पुलिस अफसर, कौन है वो लोग, कौन है वो सफेद पोस्ट जो इनके यहां पहुंचा करते होंगे? क्योंकि जो मैखाना बना हुआ था, जो अय्यासी का अड्डा बना हुआ था, वो तो ये दिखा रहा है कि शायद ऐसे कितने लोग होंगे जो सफेद चादर ओढ़कर गए होंगे लेकिन मुंह काला करके आए होंगे। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब प्यारे मियां से पूछताछ होगी तो समझ आएगा। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। भिंड जिले के लाहार में एक किसान को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना भारी पड़ गया। लाहार के राहवाली गांव के किसान ने सरकारी हेडपंप लगाने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई थी, लेकिन पीएचई विभाग की कार्यपालन यंत्री द्वारा उसको अनोखा जवाब दिया गया। अधिकारी ने लिखा, शिकायतकर्ता पागल है, हैंडपंप उखाड़कर शिकायतकर्ता की छाती में गाड़ा जाए। इस जवाब से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच चुका। पीएचई विभाग द्वारा आनन फानन में हैंडपंप तो सही कर दिया, लेकिन इस जवाब से किसान काफी परेशान है। वहीं पीएचई विभाग खुद को बेकसूर बता रहा है। भिंड के लाहार से यह अनोखी खबर, किसान को भारी पड़ा शिकायत करना। देखिए, आप तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से ये वही हेडपंप है जिस हेडपंप बंद था, और कितने जिम्मेदार अफसर हैं। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई तो शिकायत करना भारी पड़ा, बोले आपकी छाती पर हेडपंप लगा लीजिए। शर्म नहीं आती ऐसे अफसरों को? इसलिए रखा गया आपको कि आप कुछ भी लिखते रहिए यदि आपको जिम्मेदार बना दिया गया। सुनिए जरा क्या कहना है लोगों का। खराब हो गया, मैंने दूसरे बोर के लिए आवेदन दिया, वो दूसरा बोर हो गया, लेकिन उसमें 7-8 महीने छड़ी नहीं डली, इसलिए मैंने 181 की शिकायत की। उसके बाद 7-8 महीने बाद वो उसका नामकरण हुआ और उसमें छड़ी डाली गई और यहाँ से जवाब भेजा गया, मुझे पागल घोषित किया है। इसलिए मेरे रिश्तेदारों के और दोस्तों के फोन आ रहे हैं। 200 लोग कम से कम पानी पीते होंगे, 25-30 घर हैं।
शाखा में कुछ नहीं, जो डाल गए और पागल घोषित कर दिया हम लोगों को, पूरे परिवार को हमारे पागल घोषित कर दिया। क्या लिखा है? तो ये पागल हैं, इन्हें मिर्गियाँ आती हैं, ये वो है उनका, इन्हें कपड़े फाड़े हैं लेबर वालों के, ये वो है। हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, जो हमारी जो इन्होंने आलोचना की है उसकी कार्रवाई हो। मैं संबंधित व्यक्ति को बुलाऊंगा और मैं ये भी चाहूँगा मैं कि उसका डाक मेडिकल परीक्षण उससे कह के अनुरोध करके कराऊंगा, और अगर पूरी तरह से बात ये सरकारी ने इस प्रकार का कृत्य किया है उसके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई करने के लिए नियम अनुसार भी कार्रवाई करूँगा। विधानसभा के आगामी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाऊंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अपील करता हूँ कि सीएम हेल्पलाइन उन्होंने ही चालू की थी, इस बात की सच्चाई पता करें। ये पीएचओ को के संबंध में चर्चा की थी, तो उनका जो कहना है कि ये जो मैंने आईडी जो है, मेरी आईडी कई लोगों के पास में है, तो उसमें से किसी जिसके पास भी आईडी रही होगी उन्होंने किसी ने भर दिया है। इस संबंध में उन्होंने एक आवेदन भी किया था कि जो है इसकी जांच कराई जाए कि ये किसने भरा, पर चूंकि उनकी खुद की आईडी है तो उसको आईडी को उनको संभाल के रखना चाहिए। इस संबंध में जो उनका स्पष्टीकरण ले रहे हैं और जाँच करें, तो आईडी में जो जिसने भी भरा होगा तो उसने गलती की तो उसको उस पर कार्रवाई करेगी निश्चित रूप से। चलिए, पीएचई के जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि जिसने भी गलती की है उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तो शिकायत करना भारी पड़ गया उस व्यक्ति को। आप देखिए कि उससे कहा जाता है कि हेड पंप लगा लीजिए सीने पर, शर्म नहीं आ रही है इनको। समझते हैं, इस समय विकास जोड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। विकास, क्या कहेंगे, ये किस तरह का मामला है और क्या ये माना जाए कि विवेक जिस तरह से इसमें जवाब दिया गया पीएचई का, उसके बाद क्या कहना है किसान का? हालांकि हम सुन रहे थे विवेक कार्यपालन यंत्री है, उनका जो जवाब दिया गया वो एक हास्यप्रद है, और चूंकि जो जिसने शिकायत की थी तो उसको कहीं ना कहीं उनके जवाब थोड़ी क्षति पहुंची है, तो उसने आरोप भी लगाया कि इनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक जो जानकारी लग पाई है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा इन्हें नोटिस दे करके केवल स्पष्टीकरण मांगा गया है, ना कि कोई अन्य कार्रवाई की गई है। मनोज जी जी, चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे कि शायद वो जब जांच करें तो इसमें गंभीरता सामने भी आएगी, लेकिन जिस तरह की अब चीजें दिखाई दे रही उससे साफ है कि ये मामला सियासत की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। एक अच्छे भले व्यक्ति को आप पागल घोषित कर देते हैं तो ये अफसरों का कमाल है। वास्तव में अफसर गजब के होते, कब क्या कर दें आपको नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका। राजधानी के रायपुर चलेंगे अब सीधे छत्तीसगढ़, और राजधानी के रायपुर के अंबेडकर अस्पताल प्रबंधन की अमानवीयता समय समय पर सामने आती रहती है। बुधवार को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहां अस्पताल की मरचुरी के सामने शव बारिश में भीगता रहा, लेकिन किसी कर्मचारी ने अंदर लाना उचित नहीं समझा और कई घंटों तक शव बाहर पड़ा रहा। इधर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर ब्रीज जैन के मुताबिक जो लावारिस शव रहते हैं उन्हें प्रशासन को सौंपते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन अगर किसी संस्था को सौंपा है तो उनका कार्य है कि वह पूरी व्यवस्था करे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के संज्ञान में लेने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। रायपुर अस्पताल प्रबंधन की अमानवीयता सामने आ रही है। आप ये देखिएगा तस्वीर, शव पड़ा हुआ है और बारिश हो रही है, लेकिन किसी ने उठाने की जहमत नहीं उठाई। मरचुरी के सामने भीगता रहा शव। क्या कहना है जरा सुनिएगा इसमें। जो अननोन बॉडी रहती है हम उसको पुलिस प्रशासन को सौंपते हैं ताकि वो उसका क्रियाकर्म करे। पुलिस प्रशासन अगर किसी अन्य एजेंसी को वो कार्य देती है तो वो उसका कार्य है कि वो अपनी पूरी व्यवस्था करे। जब वो व्यवस्था के साथ आते हैं तो हम बॉडी उनको दे देते हैं, और बॉडी देने के बाद वो उनकी व्यवस्था से है कि उनको ट्रांसफ़र करना है। अगर उनके पास कोई चीज़ नहीं है, हमारे पास भी अपनी लिमिटेशन है, तो हमारे पास जितनी सुविधा होती है हम प्रोवाइड करते हैं। उनको ग्लव्स दिया गया था लेकिन उनकी डिमांड उससे ज़्यादा थी, और अगर वो ना हो तो वो उसके लिए वो हल्ला करते हैं। अगर वो एनजीओ हैं तो उनके तो खुद की जवाबदारी है कि वो पूरी व्यवस्था बना के रखें। चलिए कुलेश्वर से बात करते हैं, समझते हैं कुलेश्वर क्या है ये पूरा मामला, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमानवीयता यहां तार तार होते नजर आ रही है, मानवीयता तार तार होते नजर आ रही है। कुलेश्वर, चलिए कुलेश्वर की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है और जैसे ही मिलेगी, लेकिन आपने देखा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कह रहे थे कि हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया है, पर मजबूरी है कि कई दफा डिमांड कुछ ज्यादा होती है और हम जितनी हमारे पास सुविधा है उतना ही हम कर पाते हैं। तो क्या ये जवाब उचित है?
लेकिन इसकी तह तक जाना पड़ेगा। कई बार जो चीज़ें दिखती है वो होती नहीं है, और खबरों में जो चीज़ सामने आती है बाद में कुछ और भी दिखाई देता है। लेकिन IND 24 हमेशा इन खबरों की, इस तरह की खबरों की तफ्तीश करता है, समझता है, और जो सच होता है वही आपके सामने हम लेकर आते हैं। हमारा ऐसा प्लान होता है। कुलेश्वर मेरे साथ जुड़े, चलिए कुलेश्वर जुड़ रहे हैं, हम उनसे समझेंगे, बात करेंगे। लेकिन ऐसी कई बार तस्वीरें सामने आती है जब कोई पेड़ पर चढ़ के अपनी बात मनवाता है, कहीं शव को आप देखते हैं कि शव वाहन नहीं मिल पाता है, और अब तो शव भीगता रहा और देखने वाला कोई नहीं था। ये तस्वीर रायपुर से आई सामने। तो इस तरह की तस्वीरें हैं जो दिखाई दे रही है, तमाम तरह की बातें सामने आती रहती है। कुलेश्वर क्या कहेंगे, क्या है पूरा मामला? देखिए बिल्कुल मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है अम्बेडकर अस्पताल की अगर बात की जाए तो अम्बेडकर अस्पताल में लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए अस्पताल प्रबंधन की, हमेशा वो किनारा काट लेते हैं दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी सौंप के। जिस तरह से कल 100 को बाहर रखा गया, निश्चित तौर पर काफी शर्मनाक ये दृश्य था। उसके बाद भी जैसे पल्ला झाड़ रहे हैं वो अम्बेडकर अस्पताल प्रबंधन, वो कहीं ना कहीं अपनी गलती को छुपा रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसी घटना जो है सामने आती है, लेकिन कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं होने के कारण बार बार ऐसी लापरवाही इनके सामने आती है। इसलिए अस्पताल प्रबंधन को कोई डर नहीं है। जिस तरह से 100 कल बाहर था, तेज बारिश हो रही थी, बारिश में भीग रहा था, उसके बावजूद भी उसको नहीं हटाया गया। जी, तो अब क्या हो रहा है इसमें पूरे मामले में? क्या जो वहां के मंत्री जी है उन्होंने गंभीरता से लिया इसको? देखिए हालांकि इसको संज्ञान में लिया गया, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो कोई भी कड़ी कार्रवाई जो है देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। निश्चित तौर पे आगे कुछ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर बात की जाए अम्बेडकर अस्पताल का, सिर्फ ये एक ही मामला नहीं है, कई मामले जो है ये हमेशा सामने आए, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई इस अस्पताल में देखने को नहीं मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर। शायद अब उम्मीद की जा सकती है कि वहां के गृह मंत्री बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है, तो शायद इस मामले को गंभीरता से लेंगे, और जो अभी तक नहीं हुआ, जिस कार्रवाई की उम्मीद लोग करते हैं, शायद कर पाएंगे। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। एक खबर रतलाम से है, और इस खबर को देखकर भी आप लगेंगे कि क्या क्या लोग कर बैठते हैं। दरअसल इस खबर के जरिए हम ये भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे कौन है वो जिम्मेदार लोग, जब छोटे छोटे लोग इस तरह के आरोप में चले जाते हैं। तस्वीरें देखिएगा आप। रतलाम जिले के जावरा में पुलिस ने गोलीकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि किराने व्यापारी हातिम अली बोहरा पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई थी। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। दरअसल बीते दिन किराने व्यापारी के पास अज्ञात लोगों ने फोन कर 25 लाख की फिरौती की मांग की थी। वो नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। और ये पूरा मामला क्या है आप देख रहे हैं, इसमें किस तरह से 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी, ये खबर है। और इसमें एसपी साहब का क्या कहना, सुनिएगा। पुलिस को भी एक सफलता हाथ लगी है। इसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 3 लोग वो हैं जिन्होंने जावरा में रह के जो 2 लोग सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, उनकी घटना को अंजाम देने में मदद किया, वो आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तीसरा व्यक्ति एक अरशद नामक व्यक्ति है जो त्रिचीपुरा मंदसौर का रहने वाला है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य 2 आरोपी अभी फरार हैं, 2 अन्य लोग हैं जो नामजद है, अपने पास वांटेड है, जो शहनवाज और अजहर नामक व्यक्ति है। इनकी गिरफ्तारी की जारी शेष है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन तीनों के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित था, और 2 अन्य लोग जो वांटेड हैं, इनके ऊपर भी 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। चलिए, तो जैसा एसपी साहब कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा, और पुलिस ऐसा मान रही है कि बड़ा काम उन्होंने कर दिया, लेकिन जो मुख्य आरोपी उस तक हाथ पहुंचना अभी पुलिस की बाकी है। शायद जब वो पकड़ा जाएगा तो एक बड़ा गिरोह का भी भंडाफोड़ हो। लेकिन कई दफा ऐसी तस्वीरें सामने आती है जब फिरौती मांगते हैं, फिरौती नहीं मिली, जेल के अंदर और जाना पड़ा, क्योंकि वहां के पुलिस अधीक्षक बहुत ही कामयाब पुलिस अधीक्षक है, और उनकी नजरों से कोई बच कैसे सकता है। मिड सेशन में इसी तरह की 5 बड़ी खबरों को लेकर हम आपके साथ रहते हैं, समझते हैं, समझाते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत क्या कह रही है। और कई बार ऐसे अपराध भी सामने आते हैं जिसमें हम समझते हैं, वो भी दिखाते हैं, लेकिन कुछ बातें जरूर ऐसी होती है जो झकझोर देती है। अगली बार फिर मुलाकात होगी मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।